गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, कल तक के वीडियोस में मैंने आपको 12th का कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया था। आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको आराम से नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और कोशिश ये करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके आते रहेंगे। ओके, चलिए तो नाउ स्टार्ट योर टाइम वीडियो। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में कहेंगे रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला। क्या होती है रासायनिक बलगतिकी, इसका पार्ट 1 है, शुरू का है। रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भौतिकी रसायन आपने शुरुआत में पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री की विभिन्न शाखाएं होती है ना, जिनमें से प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 होता है कार्बनिक रसायन, नंबर 2 होता है कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमारा रासायनिक बलगतिकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। सो आप ये शुरू करते हैं कि भौतिकी रसायन की वह शाखा, भौतिकी यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जाता है। भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जाता है। एक बार फिर देखिए, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जाता है तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव यानी उस वेग पर, उस अभिक्रिया पर कौन कौन सी चीजों का, किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, किन किन चीजों का इफेक्ट होता है, एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। वो हमारा कहलाता है, अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत विज्ञान कहलाता है। रासायनिक बलगत विज्ञान यानी केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। एक नॉर्मल सी बात करें कि अभिक्रिया का वेग आप शायद ना जानते हो, लेकिन जब वेग की बात करें तो वेग आपने एक अच्छा लाइन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है ना कि जब हम कार लेके निकलते हैं या स्कूटर, गाड़ी, बाइक लेके चलते हैं, हाईवे पे चल रहे हैं तो अपना 50, 60, 100 की स्पीड से चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे सामने कोई चीज आ जाती है तो क्या होता है, हमें ब्रेक मारना पड़ेगा। तो हमारे वेग को प्रभावित कर दिया उसने, किया कि नहीं किया? प्रभावित करने, जो हमने पढ़ा यहाँ पर, प्रभावित, प्रभाव और कारकों का, क्यों हमने अपनी वेग की स्पीड को कम किया और कोई मोड़ आता है वहां पे कम करना पड़ता है ना। तो हमने अपने प्रभाव को कम क्यों किया, वेग को कम क्यों किया, उसमें कौन सा कारक काम कर रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो रासायनिक बलगत विज्ञान कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? जैसे एक नॉर्मल सी अभिक्रिया आप सभी ने देखी है कि दूध होता है, थोड़ा सा गुनगुना रखते हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो 4-5 घंटे बाद वो दही के रूप में जम जाता है ना। दही के रूप में जाता है यानी दूध से 4-5 घंटे बाद क्या बन गया? दही बन गया, यानी जम गया, है ना। दूध क्या अवस्था थी? लिक्विड अवस्था में था। दही जो है हमारा वो किस में आ गया? अर्ध ठोस अवस्था में आ गया। तो दूध से दही बनना एक अभिक्रिया है। अब वो कितनी स्पीड में हो रही है? जैसे दूध से दही बनना एक 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, वो उसका जो टाइम पीरियड है वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब इस दूध से दही बनने में कौन कौन से कारक इफेक्टिव करते हैं? जैसे अगर दूध हमारा ज्यादा गर्म हुआ और हमने दही मिला दिया, दूध फट जाएगा। कारक एक आया, कारक आया सुन में। अगर हमारा दूध ठंडा हो गया तब दही मिलाया तो दही नहीं बनेगा।
ये कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। टाइम ज्यादा लग सकता है, टाइम कम लग सकता है, इन सब चीजों के इफेक्टिव डालने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कारक। और उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो वो कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जाता है तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत विज्ञान। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि रासायनिक बलगत विज्ञान या केमिकल काइनेटिक्स होती क्या। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं जानेंगे तो इसके अंदर के बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? अगली हेडिंग है आपकी, देखिए इसके अंतर्गत होता क्या क्या है। अभिक्रिया, है ना? अभिक्रिया क्या होती है? कह रहा है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना अभिक्रिया कहलाता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? फिर से एक बार हमने बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने दी है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माना कोई पदार्थ ए है जो कि बी में परिवर्तित हो जाता है। माना कोई पदार्थ हमारे पास ए है और बी में परिवर्तित हो जाता है। आगे समझ में? तो अब कौन क्रिया कर रहा है? ए परिवर्तित हुआ है बी में, तो जो हमारा ए है वो अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है वो भी जान ले। वह पदार्थ जो अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ जो क्रिया करता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। कोई भी काम करने वाला वो कारक है। जो कार्य कर रहा है वो है अभिकारक, कारक। तो यहाँ पर है अभिकारक, वह पदार्थ जो अभिक्रिया करता है। ठीक है ना? या यूं कहते हैं वह पदार्थ जिसमें परिवर्तन होता है वो कहलाता है अभिकारक। और बना क्या? बी, यानी उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट। ये रिजेंट एंड प्रोडक्ट। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। आई बात समझ में? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनकर तैयार होता है वो हमारा कहलाता है उत्पाद। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि दूध से दही बनना। ठीक है ना? दूध से दही बनना, ये हमारी क्या हो गई? अभिक्रिया। एक पदार्थ दूध था जो लिक्विड अवस्था में था और दूसरा पदार्थ हमारा दही मिला जो अर्धठोस अवस्था में आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना, वो बना दूध से दही, ये हो गई हमारी अभिक्रिया। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। खाना, रोटी खाते हैं, रोटी खा ली, पेट के अंदर गई, उसका डाइजेशन हो गया, पच गई, क्या हो गई? जैव रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको कहेंगे जैव। क्यों? क्योंकि जीवधारी, हम जीवधारी हैं। हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना अभिक्रिया कहलाता है। अब बात आती है अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। अभिक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 है तीव्र अभिक्रिया। क्या है? तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तुरंत ही अर्थात 10 की घात -3 सेकंड में ही पूरी हो जाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तुरंत ही अर्थात 10 की घात -3 सेकंड, यानी -3 सेकंड का मतलब हो गया कि 1 सेकंड के 1000वें भाग में ही पूरी हो जाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। भैया बहुत कम, बहुत थोड़ा, 1 सेकंड का 1000वां भाग ले रही हैं और परिणाम आपके सामने आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि हो गई अभिक्रिया। अब क्या हो गई?
हो गई। इतनी जल्दी से होने के कारण इनके वेग का निर्धारण करना संभव नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना कि मार्केट में कहीं भी, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मुश्किल से कितना 2-4 मिनट का टाइम लगेगा और 2-4 मिनट में सारा सब कुछ फिनिश हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता बाद में क्या दिखता है, आप जानते हैं क्या दिखता है ना। किसी को ना संभलने का टाइम मिला ना किसी चीज। ये तीव्र अभिक्रियाएं होती, बहुत जल्दी एक्शन हो जाना कहलाती है तीव्र अभिक्रियाएं। और जो इतनी जल्दी होती है उनके वेग को निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। जैसे हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, दुर्घटना होती है ना, ऐसा लगता है ना, अरे बस पलक झपकी और काम हो गया, 1 सेकंड में काम हो गया, पता नहीं चला हमारी गाड़ी कहां से कहां चली गई। बात की नहीं समझ में आया? ये होती है तीव्र अभिक्रियाएं। तो फिर से एक बार, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तुरंत ही अर्थात 10⁻³ सेकंड में ही पूरी हो जाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम HCl मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो भैया इसमें मिलाने की देर बाद में होगी और आपको NaCl यानी साल्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन है, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। ठीक है ना। नंबर 2 देखिए एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे। ये भी ऐसी रिएक्शन है, बहुत जल्दी हो जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgCl। ठीक है ना। ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत फास्ट होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। नंबर 2 पर आती मंद अभिक्रियाएं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है कि कई दिनों बाद, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, सो जाए काम ही नहीं हो रहा, सो रहे काम ही नहीं हो रहा, तो इतना मंद होता है कि कई दिनों के बाद भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत स्लो मोशन में होती हैं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। आप कुर्सी डाल के नहीं बैठे रहोगे बेटा, कुर्सी डाल के आप नहीं बैठ सकते कि अब होगा अब होगा। जैसे कि नंबर 1 पर एग्जाम्पल मैं देता हूं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना है ना। आपके घर में गेट होता है, उसमें जंग लगती है, लगती जरूर है, चाहे आज लगे चाहे 4 साल बाद लगे। तो क्या आप 4 साल तक कुर्सी डाल के वहीं बैठे रहोगे? नहीं बैठ सकते ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती, बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा है जैसे कि H2 प्लस हाफ O2 एरोमार्क H2। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनता है और वर्षा होती है, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि आज वर्षा होगी? आप कुर्सी डाल के देख सकते हो? पता लगा साल भर बाद बरसात का मौसम आता है तब जाकर के वर्षा होती है। तो साल भर वाली अभिक्रियाओं का निर्धारण नहीं हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरे ख्याल से आ गया होगा। नोट, ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्र और मंद के मध्य होती है, तीव्र और मंद के मध्य होती है, इनके वेग का निर्धारण सरलता पूर्वक किया जा सकता। ना तीव्र है ना मंद है, मीडियम टाइम 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना आसान होता है। जैसे कि NH4NO2 ये टूटता है N2 प्लस 2H2, नाइट्रोजन और जल बना देता है, बड़े आराम से निर्धारित किया। 2H2 हाइड्रोजन सल्फाइड 2H2 प्लस 2H सल्फर में अलग हो जाता है। इन अभिक्रियाएं ये ना तो तीव्र है और ना ही मंद है, इनके बीच की होती हैं। इनके वेग का निर्धारण करना बड़ा आसान होता है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल। जय हिंद।